चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलें। 1976 के आगाज में उन दिनों मैं अपने महकमे से रिलीज लेकर पेशावर के एक दोस्त बाबर खान के पार्क होटल और उसके अलावा उनके रावलपिंडी, एबटाबाद और नथिया गली में दीगर होटलों और रेस्टोरेंट्स का जनरल मैनेजर था। मैंने ये मुलाजिमत बादल नखास्ता सिर्फ अपनी फैमिली और अपनी माली जरूरियात को पूरी करने के लिए की थी। भारत और खटमंडू में पाकिस्तान के दुश्मनों को आग में भस्म करने वाला और वासिले जहन्नम करने वाला अब होटलों और रेस्टोरेंट्स के बावर्ची खानों में खानसामाओं से ये पूछता फिरता था कि 50 मुर्गियों के 300 टुकड़े 280 ऑर्डर्स में कैसे खत्म हो गए, 20 किलो गोश्त सुकड़ कर 12 किलो कैसे रह गया, स्टोर में चाय के 20 डिब्बों में से 3 डिब्बे चूहे कैसे खा गए कि ना तो चाय का एक जर्रा छोड़ा और ना ही डिब्बे का कोई टुकड़ा। उन दिनों जब भी मेरा रावलपिंडी जाना होता, जहां बाबर खान कमाल रोड पर राजा रेस्टोरेंट था, तो मैं अपने दरीना और कॉलेज के दोस्त राजा सरफराज खान से जरूर मिलता। वो पुलिस में डीएसपी और वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के स्पेशल बॉडीगार्ड थे। राजा सरफराज डीआईजी के ओहदे से रिटायर हुए और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा स्पेशल पुलिस में खिदमात सर अंजाम देते रहे। राजा सरफराज खान से मिलने में अयूब पार्क रावलपिंडी में वजीर आजम की रिहाइश गाह पर जाता था, जहां मुझे ऊंची दीवारों और कड़े पहरे में घिरे वजीर आजम हाउस में होने वाली बहुत सी महलाती साजिशों का पता चलता। सुकूत ढाका के बाद पहली समिट कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी तौर पर क्या हुआ, बांग्लादेश को क्यों तस्लीम किया गया, युगांडा के सदर ईदी अमीन और लीबिया के सदर कर्नल मोअम्मर कज़ाफी को किस तरह पाकिस्तान के बांग्लादेश को तस्लीम करने पर अपनी नाराजगी दूर करने पर मजबूर किया गया, फलस्तीनी सदर यासिर अरफात को कैसे मुजीबुर रहमान से हाथ मिलाने पर रजामंद किया गया। गर्ज ये कि बहुत सी ऐसी अंदरूनी बातों का मुझे पता चला जिन्हें जानकर पाकिस्तान को दो लख्त करने वालों के असल अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। मुख्तसर तरीन अल्फाज में वो दोनों हर दिल अजीज लीडर भारत के अखंड भारत प्रोग्राम के बहुत ही नुमाया किरदार थे और पाकिस्तान को दोलख्त करके ये दोनों अपनी नापाक मंजिल की तरफ कामयाबी का पहला कदम बढ़ा चुके थे। उनका दूसरा कदम पाकिस्तान और बांग्लादेश की अफवाज को रुस्वा करना और उनके जज्बा हुब्बुल वतनी को कुचलना था। दोनों ममालिक की अफवाज को जब इन हर दिल अजीज लीडरों की जज्बाती तकारीर से कौम को बेवकूफ बनाने और नारे लगवाने के पीछे छुपे घिनौने अज़ाइम का पता चला, तो ये दोनों अपनी ही अफवाज के हाथों अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचे। फौज चाहे किसी भी मुल्क की हो, अपने अंदरूनी दुश्मनों को कभी माफ नहीं करती। मैं वजीर आजम हाउस में दाखिल होता तो आंखों पर से पर्दे हट जाते। पाकिस्तान में दुनिया की तारीख में पहली बार किसी खातून अव्वल के लिए अफवाज पाकिस्तान के स्मार्ट और खूबरू जवान बतौर एडीसी रखे जाने का पस मंजर, मौलाना विस्की की खरमस्तियां और फौज के एक आला अफसर के हाथों उनकी सड़क पर पिटाई, सोने मुंडे के लाहौर की हीरा मंडी में कई हॉट लाइनों पर राब्ते, लिबर्टी मार्केट लाहौर में गोगो रेस्टोरेंट पर गवर्नर हाउस से निकलने वाली प्राइवेट कारों के हमले और लड़कियों को उठाए जाने के वाकयात, कराची में पीएनएससी की बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पर रंगरलियों की महफिलें और परी चेहरा खवातीन के जिलों में एक मुमताज शख्सियत के राजा इंदर की सभा रचाने के वाकयात, कराची के वजीर आला को जिसका जाम हमेशा भरा रहता था, वजीर आजम का मुखलिसाना मशवरा कि सिर्फ मज़ार कायद छोड़ देना, बाकी जो चाहे बेच डालो। गर्ज ये कि सैकड़ों ऐसे वाकयात से आगही हुई जो उन दिनों टॉप सीक्रेट समझे जाते थे। बच्चे कुछे पाकिस्तान की बुनियादों को सैकड़ों चूहे दिन रात खोखला करने में मसरूफ थे और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस सैलाब वतन फरोशी, खुदगर्जी, बेहयाई और बदकमाशी को दोनों हाथों से अपनी इज्जत संभाले खामोशी से गुजरते देख रहे थे। किसी में इतनी भी सकत न थी कि एक कदम भी आगे बढ़ाता। वजीर आजम ने अपने तहफ्फुज़ और मुखालिफिन को कुचलने के लिए फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के रूप में एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ गैंगस्टर्स तश्कील दिया था, जो एहतजाज की हल्की सी आवाज भी निकालने वालों को रातों रात उठा कर गायब कर देती और फिर उनका मुकद्दर गुमनाम कब्रें होती या मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के दिलाई कैंप की सऊबतें, शाही किला लाहौर की ज़ेर ज़मीन काल कोठरियों में तहकीर और जुल्म व तशद्दुद का ना खत्म होने वाला सिलसिला। इंतहा ये कि उस्ताद दामन जैसे दरवेश सिफत और बेजरर शायर से हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद करके और हुकूमत के खिलाफ बगावत करने का झूठा मुकदमा बनाकर उन्हें बाबजोला कर दिया गया। ऐसे ही दिनों में एक रोज मुझे राजा सरफराज का फोन आया कि फौरी तौर पर रावलपिंडी आकर उससे मिलूं, बहुत ही अहम मसला है।
सरफराज से मेरी बड़ी बेतकल्लुफी की दोस्ती थी। पहले तो मैंने इसे एक मजाक या हमारी शिकार पार्टी के हड़याल शिकार करने की ज़ियाफत में शमूलियत के लिए दावतनामा समझा, लेकिन जब सरफराज ने कहा कि ये मजाक नहीं और अगर फौरी रवाना न हुए तो उठवा कर रावलपिंडी पहुंचा दिए जाओगे, तो मैं भी संजीदा हो गया। सरफराज ने कहा कि टेलीफोन अंडर ऑब्जर्वेशन होने की वजह से इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बता सकता। ये बात भी वो खुले तौर पर न कह सका। बिलाखिर फैसला ये हुआ कि उसी शाम 7 बजे मैं रावलपिंडी में माल रोड पर राजा जी रेस्टोरेंट में उसे मिलूं। राजा जी रेस्टोरेंट भी उन होटलों और रेस्टोरेंट्स की जंजीर की एक कड़ी थी जिनका मैं जनरल मैनेजर था। शाम के ठीक 7 बजे राजा सरफराज रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। उसका चेहरा उतरा हुआ था। बगैर किसी रस्मी गुफ्तगू के उसने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हें फोन करने और यहाँ बुलाने में कामयाब हुआ हूँ। वजीर आजम हाउस का हर टेलीफोन टेप हो रहा है और मैं किसी सूरत भी शाम 6 बजे से पहले वहां से निकल नहीं सकता। एक विफाकी वजीर और वजीर आजम के करीबी दोस्त के एक जाती काम के लिए जब FSF को कहा गया तो FSF के सरबराह मसूद महमूद ने तुम्हारे साबिका महकमे से गाइडेंस मांगी और उसे तुम्हारा नाम दिया गया। चूंकि मुल्क की अंदरूनी जासूसी जोरों पर है और तुम अभी भी अपने महकमे के जेर निगरानी हो, इसलिए पेशावर में तुम्हारा पता और काम किसी से पोशीदा नहीं। मसूद महमूद ने अपने नायबीन को तुम्हें यहाँ फौरी लाने का कहा है। चूंकि ये सारी बात मेरी मौजूदगी में हुई थी और मैं तुम्हारी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि अगर किसी बात पर अड़ जाओ तो फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम अड़े ही रहते हो। और इसका मतलब जाहिर है अगर तुम FSF वालों के हमरा खुशी से यहाँ ना आते तो फिर जबरदस्ती लाए जाते। इसलिए मैंने तुम्हें किसी ऐसे नाखुशगवार वाक़े से बचाने के लिए फोन किया था। अब मैं अब्बास, जो कि मसूद महमूद का नंबर 2 है, उन्हें बताता हूँ कि तुम मेरे पास हो और कल सुबह तुम्हें विफाकी वजीर राजा त्रिदेव रॉय के दफ्तर में मसूद महमूद के हमरा जाना होगा। यहाँ पर मेरी पोजीशन भी बड़ी मजबूत है। वजीर आजम का स्पेशल बॉडीगार्ड होने के बायस वजीर आजम तक मेरी डायरेक्ट रसाई है। मेरी और तुम्हारी दोस्ती को मसूद महमूद भी बखूबी जानता है, इसलिए वो तुमसे अच्छी तरह पेश आएगा। खाने के बाद राजा सरफराज के हमरा उसके घर रात गुजारने चला गया। चूंकि आइंदा के वाकयात एक तसलसल के साथ पेश आए, इसलिए मैं यहाँ राजा त्रिदेव राय के मुतालिक कुछ वजाहत करना चाहता हूँ। बांग्लादेश में चिटागोंग के पहाड़ी सिलसिले में कठिन गुजरगाहों से आगे कप्ताई का कस्बा आता है। ये वहाँ के सिविलाइज्ड वर्ल्ड की आखिरी हद है। उसके बाद पहाड़ी सिलसिले की बुलंदियों पर जाते हुए पहले चकमा, फिर मग और फिर मूरंग कबाइल आते हैं। मूरंग कबीले वाले अभी तक हजारों बरस की कदीम दुनिया में रहते हैं। अजीबो गरीब रस्म रिवाज के अलावा इस कबीले के मर्द और औरतें पत्तों से अपना जिस्म ढांपते हैं। मग कबीला इनसे निस्बतन जरा एडवांस है और चकमा इन तीनों में सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड है। इस कबीले का सदर मकाम रांगा माटी है। इस कबीले के मर्द जन ज्यादातर बुद्ध मत से मिलते जुलते किसी मजहब के पैरोकार हैं। इस कबीले का सरदार राजा त्रिदेव रॉय था, जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने कैप्टन का एजाजी ओहदा भी दे रखा था। उसकी तालीम और तरबियत बरतानिया में हुई थी और चिटागोंग में मेरी सर्विस के दौरान चिटागोंग रेस्ट हाउस में हमारी अलग सलग हुई, जो बाद में गहरी दोस्ती में बदल गई। राजा त्रिदेव के हमरा मैं कई मरतबा रांगा माटी जा चुका था, जहां हर बार मेरे लिए खुसूसी तौर पर कबायली नाच गाने का एहतमाम किया गया। इस कबीले के सभी अफराद अपने राजा को सजदा करते और उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। राजा ने अपने हवेली नुमा महल में मुझे मुगल शहनशाहों जहांगीर और औरंगजेब की अफवाज से छीनी हुई तोपें, दीगर असलहा और ज़र्रा बख्तरें दिखाईं। इस कबीले ने आज तक किसी की भी गुलामी कबूल नहीं की थी। क़याम पाकिस्तान के बाद ये कबीला अपने राजा की वजह से दिलोजान से पाकिस्तान का हामी हो गया और पाकिस्तान की हाकमियत को तस्लीम कर लिया। सुकूत ढाका के वक्त राजा त्रिदेव रॉय मगरबी पाकिस्तान में था। भुट्टो साहब के दौर में उसे प्रोडक्शन का वफाकी वजीर बनाया गया। चकमा कबीले ने आज तक बांग्लादेश की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। सुना है कि गुज़श्ता 2-3 सालों के दौरान राजा त्रिदेव के बड़े बेटे, जो कबीले का मौजूदा सरदार है, और बांग्लादेशी हुकूमत के दरमियान कुछ मुफाहमत की बातचीत हुई है और इस कबीले के अफराद को चिटागोंग तक आने की इजाजत मिल गई है। जिस दौर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस वक्त बांग्लादेशी फौज ने इस कबीले की निचली सरहदों को घेरे में ले रखा था और दोनों हालतें जंग में थे। इस कबीले के लोग रिवायती हथियारों की बजाय कदीम हथियारों मसलन तलवार, नेज़े और तीर कमान के अलावा इंतहाई जहरीले सांपों के जहर में बुझे हुए तीर और खोखले बांस के टुकड़ों में जहरीली सुइयां रखकर उन्हें गुलेल की तरह
खींचे हुए रबड़ की तर्ज के बने हुए हथियार से दुश्मन पर फेंकते थे। बाकायदा और तरबियत याफ्ता फौज भी उनके मुकाबले में ठहर नहीं सकती, क्योंकि इस कबीले के जंगजू सब्ज रंगों से खुद को कैमोफ्लेज करके घने दरख्तों पर छुप कर जब दुश्मन पर हमला करते तो बगैर आवाज पैदा किए सैकड़ों दुश्मनों को ढेर कर देते। पहाड़ों में होने के बायस हवाई जहाजों के बम भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। दूसरे रोज 8 बजे सरफराज खान मुझे अपनी गाड़ी में राजा त्रिदेव रॉय के दफ्तर, जो इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट सी ब्लॉक में वाक़ था, वहां छोड़ आया। मैं उनके पीए के कमरे में बैठ गया। थोड़ी देर में ही मसूद महमूद भी आ गए। मसूद महमूद किसी जमाने में मशरकी पाकिस्तान में एसपी भी रह चुका था और अपने जुल्म चौर की कई दास्तानें पीछे छोड़कर आया था। हम दोनों की आपस में कोई बात नहीं हुई, लेकिन इंतजार का सारा वक्त हम अमीक नजरों से एक दूसरे का जायजा लेते रहे। मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए तो पहले मसूद महमूद को और फिर मुझे अंदर बुलाया गया। राजा त्रिदेव पहले तो हक्का बक्का मुझे देखता रहा, फिर उठकर मुझसे हाथ मिलाया, खैर आफियत पूछी और फिर माजी की मुलाकातों की बातें शुरू कर दी। कॉफी पीने के चंद मिनट के बाद उसने पूछा कि मुझे उससे क्या काम है। जब मैंने उसे बताया कि मुझे तो कोई काम नहीं, बल्कि मुझे किसी काम के सिलसिले में यहाँ बुलाया गया है, तो वो हैरान और परेशान हो गया। उसने मसूद महमूद की तरफ देखा। मसूद महमूद ने उसे बताया कि मिशन के लिए मेरे साबिका महकमे ने मेरा नाम रेकमेंड किया है। ये बात सुनकर वो फिर हक्का बक्का रह गया। उसके वहमो गुमान में भी न था कि इतने अहम मिशन के लिए जो शख्स चुना गया है वो उसका देरीना और करीबी दोस्त है। मसूद महमूद ने मिनिस्टर साहब को कहा कि वो मुझे अपने हमरा ले जाएगा और एफएसएफ इस मिशन के लिए चुने गए 6 अफराद से मेरा तारुफ कराएगा। ये दौर अवामी हुकूमत का था। हमारी 20-25 मिनट की इस मीटिंग के दौरान ही अवामी नुमाइंदे अपनी अगराज लिए पीए के दफ्तर में जमा हो गए और जो जरा निडर थे वो सीधे मिनिस्टर साहब के पास पहुंच गए। अब यहाँ हमारी खुफिया मीटिंग का कोई मौका न था। हम इजाजत लेकर रुखसत हुए। पीए के कमरे के बाहर से लौटकर मैं राजा त्रिदेव के पास आया और उसके कान में कहा कि मैं आज रात तुमसे मिलना चाहता हूँ। राजा ने एक चिट पर अपना बंगला नंबर, सड़क और टेलीफोन नंबर लिखकर मुझे दिया और कहा कि 9 बजे आ जाना और खाना मेरे साथ ही खाना। मसूद महमूद ने, जो कॉरिडोर में खड़ा था, बड़ी नागवारी से मुझसे पूछा कि मैं दोबारा अंदर क्यों गया था। मैंने उसे कहा कि एक जाती काम था एंड नन ऑफ योर बिजनेस। मसूद महमूद को मुझसे ऐसे दुरुस्त जवाब की तवक्को न थी। इससे पहले कि वो कुछ बकवास करता, मैंने उसे कहा, मिस्टर महमूद, ना तो मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ और ना ही तुम्हारा मातहत। मुझसे सिर्फ मिशन के मुतालिक बात करो और मेरे जाती कामों में दखल न दो। राजा साहब मेरे देरीना दोस्त हैं और सरफराज खान भी। अगर मुझसे हुदूद से जरा भी बाहर होकर बात की तो इसकी इत्तला प्राइम मिनिस्टर और राजा त्रिदेव रॉय तक पहुंचाना मेरे लिए बहुत आसान है। मसूद महमूद खून के घूंट पीकर चुप हो गया और उसकी गाड़ी में हम सीधे एफएसएफ हेडक्वार्टर्स में पहुंचे। अपने दफ्तर में पहुंचकर मसूद महमूद ने, जो एफएसएफ का सरबराह था, अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। मुझे वेटिंग रूम में बिठा दिया गया और 3 घंटे के इंतजार के बाद मुझे एक हॉल में ले जाया गया जहां एसपी अब्बास खान ने मुझसे अपना तारुफ करवाया। वहां वर्दी में मलबूस 6 अफराद खड़े थे, जिनमें से 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर, जबकि बाकी 2 हवालदार थे। अब्बास खान ने मुझे बताया कि जब मिशन पर तुम्हें भेजा जा रहा है उसमें तुम्हारा काम सिर्फ ये होगा कि तुम सिर्फ रास्तों की राहबरी करोगे, बाकी सब कुछ ये संभाल लेंगे। इन छोटे अफराद और उनकी बड़ी हुई तोंदे देखकर मुझे उनकी सलाहियत का अंदाजा हो गया था। मुझे मिशन के मुतालिक हालांकि अब तक कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन राजा त्रिदेव रॉय और रास्ते की राहबरी के अल्फाज से मुझे कुछ अंदाजा हो गया था कि क्या मुहिम दरपेश है। मुझे फखरिया बताया गया कि ये 6 अफराद एफएसएफ की क्रैक कंपनी से चुने गए हैं। पर सबीले तस्करा यहाँ ये अर्ज करता चलूं कि क्रैक कंपनी एफएसएफ के निडर, बहादुर और पेशा वराना महारत के हामिल अफराद पर मुश्तमिल थी, जिस पर एफएसएफ फख्र करती थी। इस कंपनी की सलाहियत का अंदाजा आप सिर्फ एक वाक़े से ही लगा सकते हैं। वजीर आजम साहब इक़्तिदार हासिल करके फिरौनियत के उस दौर में थे जहाँ जरा सी मुखालिफत बर्दाश्त करने का भी उनमें इजारा न था। हर मुखालिफत को वो फिक्सअप करने के खुले बंदों सिर्फ धमकियां ही नहीं देते, बल्कि उन पर अमल भी किया जाता था। अहमद रजा कसूरी को भी पार्लियामेंट में ये कहा गया कि यू हैव बिकम इम्पॉसिबल, आई विल फिक्स यू अप, और उसे ठीक करने का काम एफएसएफ की इसी क्रैक कंपनी को सौंपा गया था।
کوئٹہ اور لاہور میں مسلسل 2.5 ماہ اس کریک کمپنی کے ماہر نشانچیوں نے احمد رضا قصوری کی نگرانی کی اور اس کے اپنے گھر آمد و رفت کے اوقات نوٹ کرتے رہے۔ ایکشن کے روز انہی میں سے 2 افراد نے قصوری کی گاڑی پر آٹومیٹک ویپن سے حملہ کیا، 87 راؤنڈ فائر کیے گئے اور غلط آدمی یعنی نواب محمد احمد رضا قصوری کے والد کو یہ مار بیٹھے۔ یہ تھی اس کریک کمپنی کے چیدہ آدمیوں کی کارکردگی اور صلاحیت۔ آئندہ روز صبح 10 بجے ہیڈ کوارٹرز میں آنے کا کہہ کر میں رخصت ہوا اور رات 9 بجے راجہ تریدیو رائے کے گھر پہنچ گیا۔ راجہ میرا منتظر ہی تھا۔ خاصی دیر خوشگپیاں ہوتی رہیں۔ کھانے کے بعد ہم پھر اصل موضوع کی طرف آئے۔ راجہ نے بتایا کہ اس کی بچی تو امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، لیکن اس کی بیوی اور 2 لڑکے ابھی رانگا ماٹی میں ہی ہیں۔ بنگلہ دیشی گورنمنٹ انہیں گرفتار کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے تاکہ مجھے دباؤ میں لا کر اور بلیک میل کر کے بنگلہ دیش آنے پر مجبور کیا جائے۔ پاکستان سے وفاداری کے جرم میں مجھے پھانسی پر لٹکانے کے آرڈر پہلے سے ہی جاری ہو چکے ہیں۔ میرا ابھی تک اپنی فیملی اور اپنے قبیلے سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی اور چھوٹا لڑکا یہاں آ جائیں اور بڑا لڑکا وہیں رہے، جس کے لیے قبیلے کی سرداری کا فرمان میں یہاں سے لکھ کر بھیج دوں تاکہ اسے قبیلے کا باقاعدہ سردار تسلیم کر لیا جائے اور وہ بنگلہ دیشی حکومت سے مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ میں نے وزیر اعظم سے اس خواہش کا تذکرہ کیا تو انہوں نے مسعود محمود کے ذمے یہ ڈیوٹی لگا دی۔ مجھے قطعی علم نہیں تھا کہ تم اس مہم کے لیے چنے جاؤ گے، اس لیے میں اپنے دفتر میں مسعود محمود کے ہمراہ تمہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یقین جانو مجھے تمہارا نام بھی ٹھیک طرح سے یاد نہیں۔ وہ تو مسعود محمود نے مجھے بتایا تو مجھے یاد آیا۔ راجہ تریدیو یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ان کے چہرے پر ایک سوالیہ نشان تھا اور میں ماضی کے ان دنوں میں پہنچ گیا جب رانگا ماٹی میں اس نے میرے اور میرے دوستوں کی کئی بار بھرپور میزبانی کی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد تھا کہ چٹاگانگ میں میری اصفہانی میں ملازمت کے شروع دنوں میں ہی دفتر میں ملازم ایک متعصب ہندو بنگالی انسپیکٹر سے کھٹپٹ ہو گئی تھی، جو بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئی کہ اس نے کھلے بندوں یہ کہہ دیا تھا کہ چٹاگانگ میں اب تم رہو گے یا میں۔ اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ اس نے اپنی دھمکی کو پورا کرنے کے لیے میری رہائش گاہ یعنی ریسٹ ہاؤس کے سامنے چند بنگالی غنڈے بھی چھوڑ دیے تھے۔ یہ ریسٹ ہاؤس ریلوے روڈ پر مسکا ہوٹل کے سامنے واقع تھا۔ بنگالی غنڈے آتے جاتے مجھ پر آوازیں کستے اور مجھے اکساتے کہ میں زچ ہو کر ان سے بھڑ جاؤں اور انہیں مجھے مزہ چکھانے کا موقع مل جائے۔ میں نے یہ بات راجہ تریدیو کو بتائی جو اسی ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا اور ان دنوں ہماری گاڑی چھنتی تھی۔ تریدیو اگلے روز ہی دفتر کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی میرے دفتر کے باہر اپنی جیپ میں اپنے 2-3 ملازموں کے ہمراہ آ گیا۔ میں نے اشارے سے اسے وہ انسپیکٹر دکھایا۔ راجہ کے 2 آدمی رکشہ لے کر اس کے پیچھے لگ گئے۔ اگلے روز وہ انسپیکٹر دفتر نہیں آیا۔ چند روز بعد پتہ چلا کہ کسی زہریلے کیڑے کے کاٹنے سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ کیڑے کے کاٹنے کا نشان اس کی گردن پر تھا۔ میں نے تریدیو کو اس بارے میں بتایا تو اس نے صرف "He deserved it" کہہ کر گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ آج وہی دوست میری مدد کا طلبگار تھا۔ میں نے راجہ کو کہا کہ میں اس کے کام کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہوں، لیکن اس کے لیے میری کچھ شرائط ہیں۔ اول یہ کہ میں FSF یا کسی بھی سرکاری ادارے کی اعانت اور مدد کے بغیر اپنے وسائل سے یہ کام انجام دوں گا۔ نمبر 2، مجھے مختلف نام سے ایک پاسپورٹ چاہیے جس کا علم کسی کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میرے محکمے کی طرف سے مجھ پر ملک سے باہر جانے کی 1 سال کے لیے پابندی ہے۔ نمبر 3، مجھے اس کام کو انجام دینے کے لیے خاصی معقول رقم چاہیے، کیونکہ اس مشن کے لیے میں اپنے آزمودہ ساتھیوں کو شامل کروں گا۔ اور آخری اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تم مسعود محمود کو یہ کہہ دو گے کہ فی الحال تم نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ راجہ تریدیو نے میری ساری شرطیں مان لی۔ دراصل اسے خود بھی FSF پر بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ معاملہ صرف رانگا ماٹی تک پہنچنے کا ہی نہیں بلکہ اس کی فیملی کو بحفاظت اور خفیہ طور پر پاکستان لانے کا بھی تھا۔ راجہ نے مجھے 5000 روپے سفر کی تیاری کے لیے دیے اور کہا کہ آج سے 10ویں دن میں اسے کراچی میں جم خانہ کلب کے سامنے قصر ناز میں ملوں۔ وہاں ایک دن وہ میری مرضی کے مطابق پاسپورٹ، اپنے خطوط اور ضروری رقم فراہم کر دے گا۔ یہ رات میں نے پھر راجہ سرفراز کے ساتھ بسر کی۔ دوسرے روز 10 بجے میں FSF کے ہیڈ کوارٹرز میں گیا، جہاں مجھے بتایا گیا کہ یہ مشن فی الحال منسوخ کر دیا گیا ہے، لہٰذا میری ضرورت نہیں۔ راولپنڈی صدر سے میں نے بینک روڈ اور کشمیر روڈ کے کراسنگ کے بالکل قریب فاروق سپورٹ سے لانگ بوٹس خریدے اور سفری ضرورت کی چند اشیاء خرید کر میں شام تک پشاور پہنچ گیا۔
اس مہم پر جانے کے لیے میں نے ذہن میں ایک خاکہ تیار کیا تھا۔ اس کی تفصیلات اور مختلف ممالک سے گزرتے ہوئے پیش آنے والی ہر ممکن رکاوٹ کو عبور کرنے میں دشواریوں کو پیش نظر رکھ کر میں نے اپنی طرف سے ایک مکمل فول پروف پلان ترتیب دیا تھا۔ پاسپورٹ ملنے پر میں سیدھا ڈھاکے بھی جا سکتا تھا، لیکن 76 کے آغاز میں بنگلہ دیش جانے والے پاکستانیوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس کی گواہی وہاں جانے والے پاکستانی اور پاکستانی سفارتی عملے کے ارکان ہی دے سکتے ہیں۔ بنگلہ دیشیوں کی پاکستانیوں سے نفرت عروج پر تھی۔ پورے بنگلہ دیش پر عملاً بھارت کا راج تھا۔ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا کر مشرقی پاکستانی بھارت کی غلامی میں آ چکے تھے۔ مجیب الرحمان کی غداری، جسے بنگالیوں نے اپنا نجات دہندہ سمجھ کر آنکھوں پر بٹھا لیا تھا، جب کھل کر سامنے آئی تو سوائے مجیب کی بیٹی حسینہ واجد کے، جو لندن میں تھی، مجیب کے سارے خاندان کو گولیاں مار کر ختم کر دیا گیا، اور اس ہر دل عزیز لیڈر اور اس کے خاندان کی لاشیں کئی روز بے گور و کفن اسی گھر میں پڑی رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان لاشوں میں کیڑے پڑ گئے تھے اور تعفن کی وجہ سے گرد و نواح میں رہنے والے اپنے گھر چھوڑ گئے۔ میں نے اپنے پلان میں اپنے آزمودہ ساتھیوں یعنی دلی میں گراج کے لڑکے اور قیصر کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ وہ جرری بہادر تھے جو جان پر کھیل جانے کو معمولی بات سمجھتے تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی دشواری بھارتی پاسپورٹ کا حصول تھا۔ اس سیکولر ملک میں جہاں سب شہریوں سے بلا تفریق یکساں برتاؤ کا پرچار کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو آزادی سے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں۔ حتیٰ کہ عدالتوں میں، چاہے وہ مجسٹریٹ کی ہوں یا جج کی، صرف نمائشی طور پر گواہوں کو ان کے مذہب کے مطابق قرآن حکیم، انجیل، گیتا اور گرنتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کی اجازت ہے۔ باقی سب کام یعنی تفتیش سے لے کر جیل تک مسلمانوں سے صرف مسلمان ہونے کی پاداش میں ایسا ناروا سلوک کیا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ میں پاکستان سے دلی خط بھی نہیں لکھ سکتا تھا۔ اس کی ایک وجہ میرے سابقہ محکمے کی مجھ پر نگرانی کی نظر عنایت اور دوسری وجہ بھارتی محکمہ ڈاک میں پاکستان سے آنے والی ڈاک سینسر ہونے کا باعث تھی۔ میں نے جو پروگرام ترتیب دیا تھا وہ بڑا کٹھن اور بڑے لمبے روٹ سے ہوتا ہوا رانگا ماٹی پہنچنے کا تھا۔ میں نے اپنے دوست اور ہوٹل کے مالک بابر خان سے چند روز کی رخصت لی اور 12 روز بعد کی تاریخ کا لکھا ہوا استعفیٰ بھی دے دیا اور کہا کہ اگر 10-12 روز میں واپس نہ پہنچ سکا تو پھر میرا استعفیٰ منظور کر لینا۔ دراصل ان دنوں حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ ہر لمحے بے یقینی کا عالم طاری تھا۔ کسی کو بھی کچھ علم نہ تھا کہ سیاسی طور پر اگلے روز ملک میں کیا ہونے والا ہے۔ راجہ تریدیو رائے نے بھی پہلے ایف ایس ایف کی خدمات حاصل کی اور پھر میرے ایک اشارے پر انہیں فارغ کر دیا۔ میرے ساتھ بھی آخری لمحے پر یہی کچھ ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے اپنی ملازمت کو محفوظ کر لیا۔ میرے گھریلو حالات پہلے سے بہت زیادہ ناگفتہ بے ہو چکے تھے۔ زندگی کی ہر دوڑ میں کامیابیوں نے میرے قدم چومے تھے، لیکن اس دوڑ میں شکست پر شکست کھا رہا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی